सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। थी मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश की विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोका राम विहार पाटलिपुत्र में था। ठीक है, अब आते हैं अशोक के प्रांत और उसका कुछ राजधानी, जो उसका मुझे मौर्योगिन जो प्रांत थे और उसके राजधानी को पढ़ते हैं। जैसे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी और प्राशी यानी पूर्व प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हाँ, तो कुछ प्रशासन समितियां हैं मौर्य युग में, और उसका जो समिति होगा और उसका जो कार्य होगा उसको हम लोग देख लेंगे अभी। जो प्रथम समिति थी, इसका काम था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षक करना। द्वितीय समिति का विदेशियों का देखभाल करना। तृतीय का जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ का व्यापार एवं वाणिज्य को देखभाल करना। पंचम जो पांचवा है उसका निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षक करना, और छठा है बिक्री कर वसूलना। अब आते हैं इनके सेना में। सेना समिति एवं उनका कार्य। जो प्रथम सेना समिति है उसका कार्य है जल सेना का व्यवस्था करना, प्रथम का। द्वितीय का यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय का पैदल सेना सैनिकों को देखरेख करना। चौथा का अश्वरोहियों की सेना को देखरेख करना। पांचवा का गज सेना यानी हाथी का सेना का देखभाल करना, और छठा अंतिम रथ सेना का देखभाल करना। ये तो हो गया इनका सैन्य व्यवस्था। अब जो मेगास्थनीज है उसका जो हाँ, ये जो चाणक्य है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है, उसमें कुछ तीर्थ का वर्णन है। जैसे तीर्थ मतलब वो तीर्थ मत समझिए, तीर्थ का मतलब होता है पद। ठीक है, तो जैसे मंत्री हुआ करता था, जो मंत्री हुआ उसको वो उस अभी जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं उस समय मंत्री होता था। पुरोहित किसे कहते थे, जो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, पुरोहित। सेनापति जो सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज जानते हैं, राजपुत्र। द्वारिक होता था राजकीय द्वार का रक्षक। अंतर्वेदिक यह अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये समाहर्ता और सन्निधाता दोनों में पूछ देता है कि सन्निधाता कौन है और समाहर्ता कौन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। समाहर्ता हर रहा है यानी आय का संग्रह कर रहा है, और सन्निधाता ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता है। सन्निधाता यानी धाता
कहीं पे बैठा हुआ है तो कोष का अध्यक्ष है। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रादेशिक ये कमिश्नर होता था, पौर नगर का कोतवाल, व्यावसायिक प्रमुख न्यायाधिकारी या न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, कर्मांतिक ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद क्या होता था, मंत्री परिषद ये अध्यक्ष होता था, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल कहलाता था, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, और अंतपाल यानी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक है, अब जो है अंतिम, तो अशोक के प्रमुख अभिलेख है ना, तो अशोक के प्रमुख अभिलेख जो है ये 14 है, इनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे अभी। तो अशोक के प्रमुख अभिलेख में पहला अभिलेख है पशु बलि की निंदा के साथ, दूसरा में है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, तीसरा में उसने राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरे पर भेजा। ठीक है, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। पांचवा में धम महामात्रु की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। नौवां में सच्चा भेंट सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां जो शिलालेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां में स्त्री महामात्रु की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक का हृदय परिवर्तन की बात है। इसी में 5 यवन राजाओं का जो नाम है इसी में उल्लेख होगा। इसमें धम्म का प्रचार भी उल्लेखित है। और अंतिम 14वां शिलालेख है जिसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है।